अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि पीर के दिन 3 मखसूस JIT रिपोर्ट्स को वाज़े किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा। सबसे पहले उज़ैर बलोच जो कि जिनका पीपल्स अमन कमेटी से ताल्लुक था और लियारी के गैंग वॉर्स में बुनियादी किरदार था, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। साथ में बल्दिया फैक्ट्री फायर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हादसा था, उसको भी मंजर आम पे लाया जाएगा। और तीसरा, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो सरबराह थे निसार मुराई साहब, उनके मुतालिक भी एक JIT रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वालों में से जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग फ्रंट एंड सेंटर हैं और कराची के MNA फ्रंट एंड सेंटर हैं, उनका कहना है कि ये सब का सब हो रहा है कि अली जैदी साहब जो कि PTI के लीडर हैं और उनका ताल्लुक कराची से है, उनका सिंध हाई कोर्ट में रिट है, उसको किसी तरह से प्रीएम्प्ट किया जाए। उस रिट की भी यही रिलीफ थी कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। अब ये बताइएगा जनाब, फ्रॉम द आउटसेट जो PTI की ये तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि शायद डॉक्टर्ड रिपोर्ट्स या जाली रिपोर्ट्स को अपलोड किया जाएगा हकीकत छुपाने, या कि ये अली जैदी की कानूनी कार्रवाई को प्रीएम्प्ट करने का एक टैक्टिक है, किस तरह देखते हैं जनाब? अच्छा देखिए, पहले तो मैं एक बड़ा फेयर एक बात और मुतालबा करता हूँ। मेरा ख्याल जी। है अब वक्त आ गया है कि हमूदुर रहमान कमीशन से लेकर तमाम JITs और तमाम कमीशन की रिपोर्ट जो है उनको मंजर आम पे लाया जाए और उसके अंदर जो जो लोग हैं वो लोगों के सामने रखा जाए। एक तो मैं बिल्कुल इस पे, उसमें मेरे खिलाफ कोई चीज़ जाती है तो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे उन कमीशंस की रिपोर्ट्स को देखकर सामने रखना पड़ेगा कि मैंने कहाँ-कहाँ पे गलतियाँ की हैं। जिन इदारों ने जी। गलतियाँ की हैं, उन इदारों को ज़रूर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जिन सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने, जिसने जो-जो गलतियाँ की हैं, वो सामने रखनी चाहिए। आपके मतलब एक अगर उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया जाता है हुँ। कहाँ से? दुबई से, और दुबई से वापस लाया जी। जाता है। ये फैक्ट्स है। कौन गिरफ्तार करता है, कौन वापस लाता है, और 2 साल मेहमान रखा जाता है उसको, और 2 साल के बाद उसके सामने चीजें रखी जाती हैं कि ये हैं। 2 साल के बाद आप एक बंदे को तोता बनाकर जो मर्जी उससे निकलवा लें। एक बात। दूसरी बात, ये किसने उज़ैर बलोच को लेकर आए थे? इस JIT में कभी उसका नाम आया है? पीपल्स अमन कमेटी किसने बनाई थी? जरदारी साहब ने तो वो तोड़ी थी पीपल्स अमन कमेटी। तोड़ के उसको बिल्कुल खत्म किया था, और जो बनाने वाले उस वक्त के वजीर दाखिला थे उस उनसे इस्तीफा लिया था। आपको याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वहां पे थी, प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब के अंदर की गई थी, इस्तीफा देने से पहले डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब ने की थी। तो उसके अंदर कौन है जो लाने वाला है? क्या है JIT का उसके मतलब? सो ये एक अलमिया है इस मुल्क का कि जो बंदे होते हैं उनका कोई नाम नहीं लेने के लिए तैयार होता, और जो बाकी लोग होते हैं उनको सामने रखकर ये तमाशे खड़े किए। और मैं एक और बात बताऊं, ये मेरे पास अखबार इश्तिहार है, मैं आपको भेज देता हूं तो देख लीजिएगा। जो 2012 के अंदर जलसा हुआ था कराची के अंदर मज़ार कायद पे, उस पे उज़ैर बलोच ने वहां पे पीपल्स पार्टी के लोगों को आने नहीं दिया था, और वो सारी की सारी गाड़ियां खाली आई थी जो वहां पे किकिरी ग्राउंड में भेजी गई थी। ये वहां पे राइफलें, बंदूकें लेकर, गन्ने लेकर खड़े हुए थे। इन्होंने कहा था कि कोई नहीं जाने देना, और वहां से खाली आई थी। और उसके बाद उन्होंने खैर से PTI ज्वाइन की थी। ये रिकॉर्ड पे है, देखें। और मुझे ये बताएं, कैसे उज़ैर बलोच 2018 के इलेक्शन में जाकर कैंपेन करता रहा है? कौन करवाता रहा है उससे कैंपेन? तो फिर ये क्या सारा तमाशा है? लियारी के अंदर बाकायदा कैंपेन कराई गई है, लियारी के अंदर लोगों को टेलीफोन करवाए गए, उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि आप बिलावल भुट्टो के खिलाफ वोट दें। कौन करवाता रहा है, और उस रिपोर्ट को कौन मानेगा? सो मैं ये कहता हूं कि आप अगर आज भी कुछ करना चाहते हैं तो सारे प्रॉस एंड कॉन्स को सामने रखिए, और जेन्युइन जो रिपोर्ट्स हैं उनको सामने लाइए। अगर एक बंदे का वो उसने माना है ना कि मैंने 150 कत्ल किए, अदालत में जाकर मुकर जाएगा।
तो ये JITs या जेर हरासत बतौर वकील मैं कहता हूँ, इन रिपोर्ट्स की अहमियत क्या होती है? या तो 164 का उसका बयान अदालत में ले जाकर करवाए पे, अदालत में जाकर वो बयान दे जिसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हो। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माना कि मैंने हाँ फलां बंदे को कत्ल करवाकर और इसको मैंने, ये हमारा बच्चा है, इसको मैंने आगे किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कोई बात हो रही? कोई नहीं हो रही, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी छोड़ के चला जाएगा उसके खिलाफ तो कोई JIT नहीं बनेगी ना, उसके खिलाफ तो कोई सबूत हजारों भी हो तो उन पे कोई बात नहीं करेगा। तो ये एक अलमिया है इस मुल्क का। तो मैं तो चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन वाली भी रिपोर्ट, सलीम वो क्या नाम था जो सहाफी कत्ल हुआ था, उस पे एक कमीशन बना था, वो रिपोर्ट भी आए। मैं तो चाहता हूं कि जो डेरा इस्माइल खान जेल टूटी थी उसकी रिपोर्ट भी JIT रिपोर्ट सामने आए, वो कैसे टूटी थी, कौन किसने तोड़वाई थी, कौन लेकर चला गया था। ये सारी चीजें ऐसे अलमनाक हमारी तारीख के हिस्से हैं जिनको जिनका मंजर आम पर आना जरूरी है। तो मुझे तो पहले दिन से पता था, जब ये बल्दिया टाउन वाला, तो हमें पहले दिन से पता था कि किसने करवाया, क्यों नहीं करवाया, चूंकि मैं उस वक्त लेबर का इंचार्ज था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर, तो हमारे तो सामने चीजें आ गई थी उसी वक्त आ। सब क्या लगता है, इससे पहले हमने देखा कि लॉकडाउन के मामले पे सिंध हुकूमत को PTI की जानिब से क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद एक और एपिसोड आया कि अमरीकी खातून शहरी ब्लॉगर सांतिया रिची, वो भी एक कोई कहानी लेके मंजर आम पे, उसका भी रुख सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ था। फिर अब हमने देखा है कि उज़ैर बलोच की हो या दीगर JITs रिपोर्ट हो, उनके नतीजे में भी लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऐसा हो रहा है, या आपको लगता है कि बड़ी एक वेल थॉट कंपेन है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? और जो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि मुल्क के अंदर अब तक जितनी भी कोई कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट्स को मंजर आम पे आना चाहिए, तो सर पार्लियामान मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं, जहां दीगर मामलात के ऊपर वो बात कर सकते हैं। तो इस मामले पे भी एक तहरीक तो लाई जा सकती है पार्लियामान के अंदर, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी जो कि इस मुल्क की एक बात बहरहाल एक बड़ी जमात है, वो मुतालबा कर सकती है कि इन तमाम रिपोर्ट्स को अब मंजर आम पे लाया जाए और उन किरदारों को भी आइडेंटिफाई किया जाए कि जिसके अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। मैं बतौर एक उस पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं मुतालबा कर रहा हूं, बाकी पार्टी के लोग भी करेंगे इसका। दूसरी बात यह है कि देखिए अलमिया ये है कि ये बात आपकी ठीक है, एक वेल थॉट प्रोसेस है जो जारी है, क्योंकि हमसे कुछ बातें मनवाने की कोशिश हो रही है जो हम नहीं मान रहे। वहां पे हम एक एक लकीर के आगे हम नहीं जा सकते, तो फिर केसेस भी बनते हैं। फिर ये भी कहा जाता है, देखिए ना, दो अदालतें हैं अभी जरदारी साहब का। एक अदालत कह रही है कि ठीक है आप वीडियो लिंक के ऊपर आ जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है वीडियो लिंक के ऊपर, तो हम आपको कर देते। दूसरी अदालत कह रही है नहीं, आपको फिजिकली हाजिर होना पड़ेगा। सो एक तरह के केसेस हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो पहले उसी अदालत से कोरोना हुआ है उनको, यूसुफ रजा गिलानी साहब को, बाकी लोगों को, तो क्या मतलब है इसका? और लोगों को पता भी है उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी है, शुगर का उनका इशू है। आपको याद होगा जब उनको उठाकर ये पिंडी के हॉस्पिटल में लेकर आए थे, जब उनकी शुगर 35 तक गिरी थी, तो वो तो उनकी तबीयत ऐसी है, उनको तो पूछे इस हालत में हमने जाकर पूछा, जब उनकी शुगर जो थी 50 से भी अभी नीचे थी, तो हम गए मिले, तो हमने पूछा जी क्या हाल है आपका, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। तो वो दूसरी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये एक बात का आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक वेल थॉट प्रोसेस है जो जारी है, लेकिन हम क्या, इन्होंने भुट्टो साहब से वो बातें मनवा ली थी, नहीं मानी थी? भुट्टो साहब चौधरी साहब सॉरी टू कट यू, वो कौन सी ऐसी लाइन है जो पीपल्स पार्टी की आदत अब अबूर नहीं कर पा रही? माजी करीब में तो हमने देखा है कि सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकी। इससे पहले रजा रब्बानी साहब को पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि चेयरमैन सेनेट दोबारा बना दिया जाए, पर जरदारी साहब कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो लगता तो है कि पहले कुछ बातें मानेंगी, अब कौन सी ऐसी बात है कि जो उनको नागवार गुजर रही है और वो नहीं मान रहे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। एक मैं आपको एक गुजारिश, देखिए हम अपोजिशन में हैं, जब अपोजिशन में हैं तो हम कोशिश करेंगे कि ये गिरे,
अच्छा, हम सारी पार्टियों से कोशिश करेंगे, जो पार्टी हमारे साथ आकर मिलकर गिराएगी इसको, तो हम उसको बिल्कुल गिराएंगे। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, रहने चाहिए। लेकिन हमने तो उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ उसको गिराना था, हमने गिराया। मियां रजा रब्बानी साहब का जहां तक इशू है, वो किसी के, ये नहीं कि किसी के कहने पे उनको नहीं लाया जाता, फिर मियां रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट ही ना देते दोबारा, ये भी हो सकता। सो इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मियां रजा रब्बानी साहब के साथ कुछ रिजर्वेशंस थी पार्टी के अंदर, वो होती है मेरे ऊपर भी, क्योंकि हम थोड़े वोकल हैं, हमारा नुक्ता नजर दूसरा है, हम अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं, हम अड़ जाते हैं, हम अपनी पोजीशन पे पीछे नहीं हटते, जिसके नतीजे में हमारे ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम अपनी पोजीशन पे खड़े रहते हैं। वो सीटें आती हैं, सीटें चली जाती हैं, मुझे कभी किसी जगह पे भेजा जाता है, कभी मैं पार्टी के अंदर हूँ, मुझे काम करना है, मैं काम करता रहूंगा, लेकिन अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन पे खड़े होकर काम करूंगा। यही कैफियत मियां रजा रब्बानी साहब की है। तो सो ये इशू नहीं है। लेकिन अब देखें, हम 18वीं तरमीम पे हम नहीं जा सकते, हम उसके अंदर नहीं जा सकते, हम एनएफसी अवार्ड पे नहीं जा सकते। अब अगर इनकी नालायकी का मलबा हम पे डाला जाए, ये 8,000 अरब अगर टैक्स इकट्ठा कर लेते तो आज जरूरत ही नहीं थी सूबों को कहने की कि आप अपनी पोजीशन छोड़ें। अगर ये बाहर से 20-25 अरब डॉलर इनका आ जाता, ना आप दुबई के पास जाते, ना आप यूएई के पास जाते, ना चाइना के पास जाते, ना सऊदी अरब के पास जाते, ना आप आईएमएफ के पास जाते, तो आपको जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अच्छा, आपको वो भी करना पड़ा, वो सारा करना पड़ा इसलिए। और अब आप कह रहे हैं कि नहीं सूबे छोड़ें। सूबों को जहां पे आपने एनएफसी अवार्ड में 57% दिया, वहां पे बहुत सारे शोबे दिए, उनका फंड भी तो साथ जाना था ना। अगर आप हेल्थ दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, उनका फंड कैसे मरकज के पास रह सकता? ठीक, इस पर सर आएंगे 18वीं तरमीम पर, लेकिन इससे पहले जो आपने जेआईटी रिपोर्ट्स के मुतालिक कहा और बहुत ही दिलचस्प 2-4 नुकात उठाए सर, इसमें कोई शक नहीं कि उज़ैर बलोच के साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, कार्रवाई हुई, उस पर कई सवालिया निशान हैं। कहाँ गए, ट्रांसफ़र हुए, एटीसी का इशू हुआ, उनको कहाँ से लाया गया। लेकिन उससे पहले जनाब आपने वज़ीर दाखिला साहब का जिक्र किया, वो बहुत फ़ख्र से उन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा करते थे कि मैंने हज़ारों लाइसेंसेस बांटे हैं ताकि एक हम सियासी जमात को किसी तरह से टेक ऑन कर सकें। और उनके बेशक जिस तरह भी ताल्लुकात ख़राब हुए हों आसिफ जरदारी साहब के साथ, आज तक वो कहते हैं कि जो कुछ मुझे दिया जरदारी साहब ने दिया। जरदारी साहब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम पे कहते हैं कि जी देखा जो तीर खा के कमीनगाह की तरफ, अपने दोस्तों से ही मुलाकात हो गई। तो ऐसा लगता है कि 2010 से 2011 तक उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत एक ही सफ़े पे थी, चाहे वो पीपल्स अमन कमेटी के हवाले से हो, चाहे वो फरियाल तालपुर साहिबा, उनकी कई तस्वीर हैं इन्हीं उज़ैर बलोच साहब के साथ। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, ताल्लुकात हैं उज़ैर बलोच के साथ, तो उस पर जो वायलेंस, आप तारीखी हकायक को इंटरमिंगल कर रहे हैं। उज़ैर बलोच कब गिरफ्तार हो? तो 2011 में तो नहीं गिरफ्तार हो। 2011 में तो पीपल्स अमन कमेटी तोड़ी गई थी, जुल्फकार मिर्जा साहब से इस्तीफा लिया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पर इशू क्या था। जब मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ, मुझे नहीं पता ये आप चला सकेंगे, मेरी मौजूदगी में हुआ। जरदारी साहब ने कहा कि ये जुल्फकार मिर्जा, उनका चूंकि बचपन के दोस्त थे तो उनके निक नेम से पुकारते हुए कहा कि ये कहता है कि मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। अब क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन 2-3 एजेंसियों के पास होती, एक मेरे पास है एजेंसी, मैंने उसको नहीं दी। और अगर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि अगर हम 3 लोग बैठे किसी कमरे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो वर्बैटम जो बंदा जो बात कह रहा है उसके नाम के जरिए, उसके नाम के आगे वो लिखा जाए कि ये बंदा ये कह रहा है, ये बंदा ये कह रहा है। उसने कहा जिसने इनको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दी है उनका कोई मकसद तो होगा ना। तो मकसद क्या है? एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैंने एमक्यूएम से नहीं लड़ना, मुझे 2 बार लड़ाया गया है एमक्यूएम से, मेरे भी बंदे मरे, उनके भी बंदे मरे। अब जिन्होंने बनाया है एमक्यूएम को वो फैसला करें कि उन्होंने एमक्यूएम को कैसे रखना है। उन्होंने कहा मेरे सामने 2 रास्ते हैं, या बनाने वाले तोड़ें इसको, या ये पाकिस्तान लेवल पे मैं इनको कह रहा हूं कि आप अपनी पाकिस्तान लेवल पे तंजीम बनाएं, डाइल्यूट हो।
अगर पाकिस्तान लेवल पे तंजीम, पंजाब के अंदर तंजीम होगी, पंजाबियों को नहीं मार सकेंगे। केपीके के अंदर तंजीम होगी, पश्तूनों को नहीं मार सकेंगे। बलूचिस्तान में तंजीम होगी, बलोचों को नहीं मार सकेंगे। सिंध के अंदर तंजीम होगी, सिंधियों को नहीं मार सकेंगे। या ये डाइल्यूट हो या इसको बनाने वाले फैसला करें। अल्टीमेटली बनाने वालों ने फैसला कर लिया। तो जरदारी साहब ने कहा मैंने नहीं लड़ना इनसे, और ये मुझे जुल्फकार मिर्जा उनसे लड़वाना चाहता है, इसीलिए पीपल्स अमन कमेटी तोड़ी, उस पर पाबंदी लगी, इसीलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। ये एक ऐसी बात है जो मेरे सामने हुई, और ये बड़ी विजडम की बात थी जो शायद हम जैसे जज्बाती लोग नहीं समझ रहे थे उस वक्त भी। तो उन्होंने नहीं लड़े, अल्टीमेटली क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ। सो ये चीजें थी उस वक्त जो चल रही थी, जिसके लिए पीपल्स अमन कमेटी को तोड़ा गया, पाबंदी लगाएगी, ये सारे फैसले किए गए, और नतीजतन क्या, अब उसको गिरफ्तार करके उन्हीं पे ही डाला जा रहा है जिन्होंने इनको तोड़ा, पाबंदी लगाई, जिन्होंने इनको रोका, उनको कहा गया जा रहा है कि तुम जिम्मेदार हो। ये अलमिया इस मुल्क। लेकिन चौधरी साहब जी शराजी साहब, आपका भी सवाल शामिल करते हैं। ये चौधरी मंजूर साहब, एक मुख्तसर सा सवाल सर, आपने कहा कि आप वो उस वक्त लेबर के अमूर भी देख रहे थे जब ये बल्दिया फैक्ट्री फायर का सारा सिलसिला आपके सामने हो रहा था, और आर्सन बहुत ज्यादा नुमाया था उसमें से। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ज्यादा पुश बैक नहीं हो सकता था, जो कि हमेशा मजदूरों के लिए आवाज उठाती है जमात, कि अगर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर हमारी तारीख में हुआ है, और ये वाज़ेह है कि ये एक आर्सन अटेम्प्ट था, एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट था, कि सिंध हुकूमत कोई कार्रवाई करती है इस पर? नहीं, देखिए, मेरी एक गुजारिश, ये एक इतना बड़ा सानिया था जिसको अगर सिर्फ पुलिस कार्रवाई करती तो लोगों ने कहना था ये पुलिस जो है ये तो सिंध हुकूमत की है। बल्कि मैंने उस वक्त का मुतालबा किया था, मैंने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था, JIT से भी ऊपर की बात की थी, ताकि उसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से हकायक सामने आते और उस पर किसी का इतराज भी ना होता। JITs के ऊपर तो JITs की तो अब वैल्यू कोई नहीं रहेगी ना, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन उस वक्त भी अभी तक वाजे नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो सारी चीजें थी वो उस तरफ जा रही थी। तो उस वक्त हमने भी कहा जुडिशल कमीशन बनाए, चूंकि हमें तो समझ आ रही थी, लेकिन कोई इशारे मिल रहे थे। मैं ये कहूं कि मुझे वाज़े तौर पर पता चल गया था कि ये हुआ, ये ऐसा नहीं था, उसको अल्टीमेटली प्रोब होना था। तो वो प्रोब हुई फिर बात जो आज सामने आई है। हमने उस वक्त, मैंने तो बतौर लेबर इंचार्ज, हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। ठीक जी, शराजी साहब। तो साहब, अगेन कम बैक टू उज़ैर बलोच, JIT रिपोर्ट जो अब तक मंजर आम पे आई है सर, उसमें जो बड़े दो अहम नुक्ते उठाए गए हैं, एक तो ये कि एक शहर के मखसूस इलाके का एक अमन कमेटी का सरबराह और पूरे शहर में जहाँ चाहे वो पुलिस अफसरान के तबादले करवा सकता है। तो मैं इस बात पे हैरान हूँ कि जब तक पार्टी के लेवल पर उसकी ओनरशिप ना हो तो कैसे मुमकिन है कि इस शख्स को इतनी बड़ी लिबर्टी हासिल हो। और सेकेंडली, अगेन एक कमेटी का सरबराह और उसके पास मुसल्लह अफवाज और फिर हसास इदारों के बारे में मालूमात का आ जाना, सर ये कैसे मुमकिन था, ये कैसे हुआ? इस एंगल को भी कभी देखा गया है, सोचा गया है? देखा है। उस वक्त वजीर दाखिला कौन थे, पुलिस किनके पास थी? तो एक SHO की ट्रांसफर तो कोई बात नहीं। लेकिन इसीलिए मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि इसीलिए जरदारी साहब ने पीपल्स अमन कमेटी, मुझे उनके लफ्ज याद है, मैं अमन के नाम पर, उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स अमन कमेटी के नाम पर इस शहर के अंदर बदअमनी नहीं फैलाने दूंगा। यानी अपने दौर में अपनी ही पीपल्स अमन कमेटी को बैन करना, उसको तोड़ देना, उसको बैन कर देना, उसका कहना कि इसका कोई वजूद नहीं है, उससे इनकार कर देना खुद, तो इसका मतलब है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहले वो लोगों को कहते रहे, समझाते रहे, जब लोग नहीं समझे फिर उसके बाद ये हुआ। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इस पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे, आज 5 जुलाई है और इसी दिन 1977 में जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया था।
आज का दिन अक्सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी योम सोग मनाती है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज को शायद योम इफ्तिताह मनानी चाहिए। बहरहाल इन पिछले 4 दहाइयों में वही साइकिल एक तरह से देखने को मिला कि जब कोई सिविलियन हुकूमत आती है तो कुछ आप एक्सप्रेशन सुनना शुरू हो जाते हैं। पहले साल में नेशनल गवर्नमेंट होता है, दूसरे साल में -1 फार्मूला होता है, फिर तीसरे साल में बांग्लादेश मॉडल की लोग बात करना शुरू हो जाते हैं, और फिर आखिरकार चौथे साल में लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होनी चाहिए जो कि बांग्लादेश मॉडल से जुड़ी हुई होती है। जनाब शिराजी साहब, ये बताइए सर, आपका तवील सहाफ़ती तजर्बा है, जरा जरा बात अगर हो जाए कभी पॉलिसी पे या कानून साजी पे, लेकिन अफवाहों पर और साजिशों पर, और आज इस्लामाबाद में एक मखसूस सेफ हाउस में ये आदमी पाया गया, उसने ये बात किसी और से की, उससे आगे बढ़कर जनाब क्या डिस्कशन कोई और हो सकेगी? देखें, बुनियादी तौर पे किसी भी मुल्क के अंदर निज़ाम की मजबूती के अंदर वहाँ की लीडरशिप का एक बड़ा अमल दखल होता है, और जब वो नीट एंड क्लीन होती है और अपने नज़रियात के साथ फर्म होती है तो फिर हम देखते हैं कि वो अदम तशद्दुद की तहरीक हो गांधी की, या फिर जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब की तहरीक हो, तो वो अपने मनतकी अंजाम तक भी पहुंचती हैं और अपने मकासद भी हासिल कर पाती हैं। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि 47 में मारज़ वजूद में आने वाला मुल्क, उसके बाद अगर कहीं से जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है तो उस साजिश को कांधा देने के लिए खुद नाम नहाद जमहूरी लीडर्स ने ही रोल प्ले किया है। कुदरतुल्लाह शहाब जो एक ब्यूरोक्रेट गुजरे, आपकी भी नज़र से वो किताब गुजरी होगी, शहाबनामा, जिसमें वो लिखते हैं कि जब जनरल अयूब एब्डो का कानून लेके आ रहे थे और तमाम मुल्क के डिप्टी कमिश्नर से कहा गया कि इन सियासतदानों के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत इकट्ठे किए जाएं ताकि इनसे लिखवाया जाए तहरीरी तौर पे कि अगले 10 साल तक इस सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहा यह गया कि किसी ने अपने इलाके में कोई डिस्पेंसरी बनवा ली थी, किसी ने अपने इलाके में कोई स्कूल्स बनवा लिए थे, किसी ने अपने इलाके में कोई बिजली के खंबे लगवा लिए थे, तो यही कुछ करप्शन निकली थी। और जब ये तफसीलात जनरल अयूब को पेश की गई तो वो ख़ुद भी बड़े हैरान हुए और उन्होंने वो फाइल दीवार पे दे मारी कि क्या इन लोगों ने सिर्फ यही करप्शन की है? तो जवाब मिला कि जी जनाब, बिल्कुल यही करप्शन इनकी साबित हुई है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो जनरल अयूब का ये कहना था कि मैं हैरान हूँ कि इस कदर छोटी करप्शन पे, जो कि मेरे ख्याल में करप्शन नहीं थी, ये लोग 10 साल तक सियासत में हिस्सा ना लेने के लिए तैयार बैठे हैं और लिख के देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इन सियासी जमातों को इस बात का मातम नहीं करना चाहिए कि 5 जुलाई को क्या हुआ, या उससे पहले सदर अयूब खान ने क्या किया, जनरल अयूब खान ने क्या किया, या उसके बाद जनरल अयूब ने, उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने क्या किया। मैं समझता हूँ कि आज अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकी, इदारे मजबूत नहीं हो सके, तो उसके अंदर इन सियासतदानों का सबसे बड़ा कसूर है। उसके बाद हम किसी और को कसूरवार ठहराएं। तो आज यकीनी तौर पे 5 जुलाई का दिन इस मुल्क के अंदर एक यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बुरा दिन है, एक एंटी डेमोक्रेसी डे है। यकीनी तौर पे उस वक्त एक मुंतखब हुकूमत थी, उसको कैसे बेदखल किया गया और उसके प्राइम मिनिस्टर को कैसे एक बड़े कमज़ोर मुकदमे के अंदर फांसी के फंदे पे लटकाया गया। लेकिन उसके बाद सवाल ये असद कि क्या इस मुल्क के सियासतदानों ने इस एपिसोड से कोई सबक हासिल किया? हरगिज़ नहीं, जवाब नफ़ी में है। उसके बाद हर शख्स, हर सियासतदान शेरवानी सिलवा के इस इंतज़ार में था कि उसकी बारी कब आएगी, और उसके हवाले कमज़ोर हुकूमत की गई। स्ट्रिंग्स कहीं और से पुल होते रहे और वो एक पपेट की तरह नाचता रहा, और जब उसका खेल ख़त्म हुआ उसको हटा दिया गया, किसी और को लाया गया, और दूसरा शख्स भी खुशी के साथ उस कुर्सी पे आके बैठा, इस बात को जाने बगैर कि जिस कुर्सी पे उसको बिठाया गया है उसको इख्तियारात वो हासिल नहीं है, इख्तियारात कोई और इस्तेमाल करेगा, वो पपेट की तरह यूज़ होगा। और यही खेल मेरे ख्याल में बदनसीबी के साथ असद आज तक चल रहा है। और आज मैं और आप इस नोहे पढ़ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत नहीं आ रही। हकीकी जमहूरियत जिन लोगों ने लानी है वो खुद पपेट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। शिराजी साहब, इसका शायद एक और भी जाविया है कि
जिस दिन को आप कह रहे हैं कि जी एक एंटी डेमोक्रेसी डे था, वो एक तरह से तो सर एक सुनहरा दिन था पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लिए। इसी शो पे डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, वो इज़ वेरी एलोक्वेंट, उन्होंने भी यही कहा कि 1985 के इंतखाबात में एक नई नस्ल आई थी सियासतदानों की, जिनका कोई बड़े नाम से ताल्लुक नहीं था, ना वो कोई बड़े जागीरदार थे। वही जो तबका था सर, जिसके फ्रंट एंड सेंटर पे मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो जो जनरेशन थी उसके लिए तो 5 जुलाई 1977 एक बहुत ज्यादा अच्छा दिन था। और आज जब हम वोट को इज्जत दो का वो सुनते हैं नारा, तो हम शायद उसी 5 जुलाई 1977 के साथ उसको जोड़ते हैं। आपने इस तमाम इंजीनियरिंग के बाद अब उसके नतीजे में आप कहते हैं कि जी हम तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन जैसे आप अभी चौधरी मंजूर साहब से कह रहे थे, जो संजरानी साहब का वोट है वो आपके सामने है। उसके बाद जो अभी शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि मुझे किन लोगों ने कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो भी आपके सामने है। उससे पहले सर यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ जब मेमो गेट की कार्रवाई शुरू हुई थी, उसमें मियां साहब पटिशनर बन गए। तो जनाब इससे बढ़कर शराजी साहब, हम क्या लोकल गवर्नमेंट्स जो पार्टी में इंटरनल इंतखाबात होते हैं, इस तरह के मैकेनिज्म्स की तरफ कब बढ़ेंगे कि आपकी सियासी जमातों से इस तरह का जमहूरी रवैया शुरू हो? मेरा ख्याल में जब हम ताकत अवाम से लेंगे, जिनसे हम वोट लेते हैं और जिनके साथ हम वादे करते हैं कि जब इक़्तिदार में जाएंगे तो हम उनकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे और स्टेटस को तोड़ के निज़ाम को तब्दील करेंगे, वो इमरान खान हो, वो नवाज शरीफ हो, या नई नस्ल के जो कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जब तक वो अपनी ताकत अवाम से नहीं लेंगे बल्कि कहीं और से लेंगे, तब तक तब्दीली नहीं आने वाली। और बिल्कुल आपने ठीक नुक्ता उठाया कि वो शख्स के जो मुसीबत में आया तो उसने कहा कि अब वो नजरियाती हो गया है, अब वो इस मुल्क के अवाम के साथ जीना और मरना चाहता है। वो चाहता है कि इस वोट को इज्जत दी जाए, जो वोट लेके आते हैं और वो समझते हैं कि उसी की बुनियाद पे अब लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आनी चाहिए। लेकिन कहाँ गए वो नारे? जब एक और मौका आया जिसमें उनको कहा गया शायद कि वो अपनी जान बचा सकते हैं और वो चले जाएं, तो चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने ना तो अवाम को पूछा और ना उनका जो नजरियातीपन है वो बाकी रहा। तो मैं समझता हूँ कि एक तो सियासी जमातों को अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए, और जमहूरियत लाएं तब जाके आप एक बेहतर अंदाज में इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की जंग लड़ सकते हैं। जब आपके अंदर जमहूरियत नहीं है, जब आप इक़्तिदार मिलता है, आप ताकत कहीं और से लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो आपका शख्सी इक़्तिदार है आप उसको मजबूत करें, उसको दवाम दें, और आप अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप किस बात का रोना रोते हैं? फिर यही होगा। ये तो बड़ी खुशनसीबी है कि इस मुल्क के अंदर अब कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वरना तो आप दूसरी ताकतों को, बिलखसूस गैर जमहूरी ताकतों को मौका फराहम करते हैं कि आप वो आएँ, इक़्तिदार संभालें, क्योंकि आपके करतूत ऐसे होते हैं जिसके नतीजे में एक ऐसा खला पैदा होता है जिसको पूरा करने के लिए बहरहाल किसी ताकत को दोबारा लाना पड़ता है। ठीक जनाब, इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए एहतसाब। जज अरशद मलिक, जिनको बेतहाशा मुतनाज़ा हालात व वाक़यात की वजह से हटाया गया और उन पर इंक्वायरी शुरू की गई, आज ये पता चला कि इंक्वायरी कमेटी ने ये साबित कर दिया कि जज अरशद मलिक को हटा देना चाहिए और लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामिया ने उनको हटा दिया है। शराजी साहब, याद रहे कि ये वही अरशद मलिक साहब हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया था अल अजीजिया स्टील मिल केस में और फ्लैगशिप रेफरेंस में उनको बरी किया था। अब 3 केस हैं सर जो मियां साहब के खिलाफ पेंडिंग है। एवन फील्ड है जिसमें उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और पीछे रह गए अजीजिया और फ्लैगशिप। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है, शिबली फराज साहब का कहना है कि जो एक तवील सिलसिला था जिसमें जजेस को ब्लैकमेल किया गया था मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, वो ख़त्म होने को जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने कहा है कि हम आखिरकार सुरखरू हो गए और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इस तरह सजाएं हैंड डाउन हुई हैं वो एक तरह से एक दबाव का नतीजा थे। तो या तो आप कह सकते हैं कि उनको गलत तौर पे कन्विक्ट किया गया अजीजिया में, या आप कह सकते हैं कि गलत तौर पे उनको फ्लैगशिप में बरी किया गया।
जैसी भी सूरत हाल इवॉल्व हो रही है, ये ज़रूर है जनाब कि चाहे आप जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की डिसीजन ले लें इन जज साहब के हवाले से, जिनमें उन्होंने इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, या आप अब लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब का, चीफ जस्टिस साहब का भी फैसला आप देख लें इंक्वायरी कमेटी और इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, जज साहब की जो सर्विस है उसको टर्मिनेट कर दिया गया। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? देखिए, मेरे ख्याल में अगरचे उनके अपने बयान हल्फी के अंदर ये बातें साबित हुई हैं कि उन्होंने शायद ये भी कहा कि वो कई दबाव महसूस कर रहे थे, साथ में उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि वो नवाज शरीफ साहब से कि जिनके ख़िलाफ़ या जिनके हक़ में वो फ़ैसला दे रहे थे उनसे मुलाकातें भी की बतौर एक सिटिंग जज, रादर उनके साहबजादे से भी बैरून मुल्क जाके मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इंज़बाती कमेटी ने अपना फ़ैसला ज़रूर दे दिया, जिसकी तफसीलात तो असद ना तो आपके सामने भी हैं ना मेरे सामने, हम देख नहीं पाए कि वो कौन से ग्राउंड्स लिए गए हैं। मिसकंडक्ट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अंदर क्या ऐसे नुकात है जिनकी बुनियाद पे उनकी 19-20 साल की सर्विस को ख़त्म करके उनको बतौर जज बरतरफ कर दिया गया। लेकिन मामला यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब ये बात भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि उनको दबाव उन पे था, तो उनको दबाव कहाँ से था, कौन वो लोग थे जो उन पे दबाव डाल रहे थे कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना चाहते थे। साथ में इस बात को भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि क्या जो अरशद मलिक साहब जज हैं, क्या उनका अपना ज़मीर जागा और वो जाके तो किसी अपने नासिर भट्ट नामी दोस्त से मिले और उनसे जाके सारी कहानी बयान की, या ये जो कहानी इन्होंने बयान की है ये भी एक पूरा मनसूबाबंदी के तहत सब कुछ था और इसका मकसद जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर देनी थी, वहाँ पे किसी इदारे को या कुछ अशखास को बदनाम करने की भी कोशिश थी। तो मामला इतना सादा नहीं रहना चाहिए और इस मामले को भी सारा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे ख्याल में कि आप ये समझ लें कि अरशद मलिक साहब बरतरफ होकर घर चले गए और सारी कहानी ख़त्म हो गई है। इसके ऊपर भी बड़ी मुख्तलिफ आ रहा है कि अब तक जो उन्होंने फ़ैसले दिए हैं, क्या वो फ़ैसले भी ख़त्म हो गए या वो फ़ैसले बाकी रहेंगे, क्योंकि कुछ मामलात में उन्होंने लोगों को सज़ाएँ दी, कुछ केसेस में उन्होंने लोगों को बरी किया। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि ये जो दो चीज़ें हुई हैं, क्या ये वाकई मेरिट पे हुई हैं या इनके पीछे भी कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो उसको ज़रूर देखा जाए। और मैं समझता हूँ कि जो कमेटी थी लाहौर हाई कोर्ट की, हम उम्मीद करते हैं कि जब एक तफसीली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आएगी उसमें ज़रूर इस बात का जिक्र होगा कि इस मामले को लेकर मज़ीद सारे सिलसिले को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि अगर किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो फिर ये दोनों पहलू इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। और जो बार बार बात शहजाद अकबर साहब भी मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस खेल के दो किरदार थे, एक किरदार तो अरशद मलिक साहब हैं, लेकिन दूसरा केस मरियम नवाज साहबा है। गोया कि ये वीडियो कैसे बनी, अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं अरशद मलिक जज साहब कि उनके इल्म में लाए बगैर ये सब कुछ किया गया है, तो फिर अपनी जगह पे ये भी एक क्राइम है। इसको भी देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या मोहरकात थे, क्यों ऐसा किया गया। बिल्कुल ठीक। इसी पर इजाजत लेते हैं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज।